नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। दुनिया रूस और यूक्रेन जंग की तपिश को झेल रही है और अब भी युद्ध के बादल छटते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच जंग का एक और मोर्चा मुंह बाए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर डाला है, जिससे रूस आग बबूला हो उठा है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे खतरा बताते हुए ऐलान किया है कि वो जवाबी कदम उठाएगा। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन फिनलैंड की सीमा के पास अपनी परमाणु सेना को तैनात कर सकते हैं, जिससे दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच युद्ध का एक और मुहाना सुलगता नजर आ रहा है। खबर है कि फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया, जिससे रूस गुस्से में तमतमा रहा है। रूस ने फिनलैंड को यूक्रेन की तरह खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो की सदस्यता के लिए वो जल्द ही आवेदन दाखिल करेंगे। फिनलैंड की ओर से कहा गया है कि नाटो की मेंबरशिप के जरिए फिनलैंड की सिक्योरिटी मजबूत होगी और नाटो का सदस्य बनने के बाद फिनलैंड पूरे डिफेंस अलायंस को मजबूती देगा। फिनलैंड को बिना देरी किए नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लिए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी कर ली जाएगी। फिनलैंड के ऐलान से रूस का गुस्सा भड़क उठा है। रूस ने अपनी सीमाओं के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगर फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए कदम बढ़ाता है तो इसके सैन्य और राजनीतिक नतीजे भुगतने होंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो इससे रूस और फिनलैंड के रिश्तों के साथ साथ उत्तरी यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर नुकसान होगा। रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी जैसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। वो इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या रूस उस पर भी यूक्रेन की तरह हमला कर देगा? यूक्रेन के अटैक के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। रशिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, और फिनलैंड की आर्मी को ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते कि एट ए टाइम रशिया दो देशों को मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर चाहे रशिया कर सकता है, लेकिन मुझे इसके अंदेशे कम लगते हैं अभी जैसे से हालात हैं, क्योंकि रशिया की कमिटमेंट यूक्रेन में बहुत ज्यादा है और अभी वो दूसरा कोई और फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा। जरा सोचिए, जिस यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए पुतिन ने अपनी फोर्स भेज दी, मिसाइलें दागी, एक हंसते खेलते देश को तबाह और बर्बाद कर डाला, वो रूस अब उसी देश के बराबर फिनलैंड को नाटो में जाने से रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है? फिनलैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अब वो नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। फिनलैंड के ऐलान भर से ही अब उत्तरी यूरोप में जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान से पहले ही रूस की ओर से धमकी भी दे दी गई थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले से यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा की मदद मिलेगी। रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि रूसी सीमाओं के पास नाटो किस तरह से बुनियादी ढांचे का विस्तार करता है। फिनलैंड के साथ ही स्वीडन भी नाटो में शामिल होने के मूड में नजर आ रहा है। हालांकि स्वीडन ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में स्वीडन नाटो में शामिल होने का ऐलान कर सकता है। अगर फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता मिल जाती है तो नाटो का सैन्य ठिकाने रूस की सीमा के करीब पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही बाल्टिक सी और आर्कटिक में रूस नाटो से घिर जाएगा। और यही वजह है कि फिनलैंड के ऐलान भर से ही रूस तमतमा गया है। फिनलैंड और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, तो रशिया को ये डर है कि अगर फिनलैंड नेटो में ज्वाइन कर जाता है तो नेटो उसके डोर स्टेप्स पे आ जाता है, कोई बफर स्टेट बीच में नहीं रह जाती। फिनलैंड इसलिए ज्वाइन कर रहा है या सोच रहा है क्योंकि यूक्रेन में जो हुआ है उसके बाद उसको डर लग रहा है, तो नेटो ज्वाइन करने में सिक्योरिटी है रशिया के अगेंस्ट, इसीलिए शायद वो ज्वाइन करना चाहता है। और इसीलिए रशिया को भी इस चीज का भय है कि नेटो बिल्कुल उसके दरवाजे पे आ जाएगा।
फिनलैंड ने अभी सिर्फ नाटो में शामिल होने का ऐलान ही किया है। अभी उसे सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा। फिनलैंड को नाटो में शामिल तभी किया जाएगा जब सभी 30 देश उसका समर्थन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच दशकों तक तटस्थ रहने वाले फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की घोषणा क्या की कि रूस गुस्से से आंख बबूला हो गया है। जिस नाटो में शामिल होने के ऐलान भर से ही रूस ने यूक्रेन को जंग के मैदान में झोंक डाला। अब क्या उसी नाटो में शामिल होने का ऐलान फिनलैंड पर भारी पड़ेगा? आखिर नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्यों नाटो से चिढ़ता है रूस और क्या वाकई नाटो रूस के लिए बड़ा खतरा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले भर से ही वॉर जोन का टेम्परेचर और भी हाई हो गया है। इस साल जनवरी में जब रूसी सेना यूक्रेन से लगी सीमा के पास जमा हो रही थी, तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश के नाटो से जुड़ने की संभावना बेहद कम है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड का रुख बदल गया है। फिनलैंड और रूस पड़ोसी मुल्क हैं। रूस के साथ फिनलैंड की करीब 1300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। उसके लिए फिनलैंड एक बफर जोन है। रूस कतई नहीं चाहता कि नाटो उसके इतने करीब आए। जहां तक फिनलैंड और इनकी बात है, इनकी न्यूट्रलिटी काफी दिनों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मेंटेन कर रखी हुई है। तो अगर नेटो में ये ज्वाइन कर लेते हैं फॉर्मली, और फास्ट ट्रैक मांगा है उन्होंने ज्वाइन करने के लिए फिनलैंड ने खास तौर से, तो खतरा उनको है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन की अगर जरूरत हो तो नेटो फोर्सेस उसको प्रोटेक्ट करें। और ये नेटो का आर्टिकल 5 क्लियरली कहता है कि एक भी देश के ऊपर अगर खतरा होता है या उसके ऊपर अटैक होता है तो सारे देशों के ऊपर माना जाएगा। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटो की उसके फेवर में आ जाती है। रूस का मानना है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना उसके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। वो कैसे, इसे भी जान लीजिए। फिलहाल नाटो के सदस्य देश नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की रूस के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर फिनलैंड भी नाटो में आ जाता है तो ये बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में अगर फिनलैंड भी नाटो से जुड़ता है तो रूस के साथ नाटो की सीमा बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। नाटो जो अभी तक ये फिनलैंड और स्वीडन नाटो के पार्ट नहीं है और ये दूर रहते हैं वहां से, हालांकि उनकी एक आपस में एग्रीमेंट है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, लेकिन मेंबरशिप का मतलब है कि नेटो रूस के एकदम पास आ गया। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उससे रूस को खतरा तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गैस बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो इससे और एस्केलेशन होने का खतरा है लड़ाई का। नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है और वो इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता है। रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी पुतिन के लिए चिंता का सबब है। रूस की सीमा के पास एस्टोनिया है, जहां 1150 नाटो सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। लातविया में भी 1650 नाटो सैनिक हैं, तो वहीं लिथुआनिया में करीब 1100 नाटो सैनिकों के साथ 500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। पोलैंड में 1060 नाटो सैनिक हैं, तो वहीं 5400 अमेरिकी सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। इसी तरह रोमानिया में 4500 नाटो सैनिक मुस्तैद हैं, तो वहीं 1000 अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ भी मोर्चा संभाला हुआ है। बुल्गारिया की बात करें तो 200 नाटो और 200 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी यहाँ भी है। दरअसल नाटो के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कलेक्टिव डिफेंस, यानी एक सदस्यों पर हमला हुआ तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की इसी घेराबंदी ने रूस को परेशान कर रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में ये वादा किया था कि पूर्व की ओर से नाटो का 1 इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया। यूक्रेन पर हमला करने के अगले दिन ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं, जो कि एक सैन्य संगठन है, तो इसके गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे और रशियन फेडरेशन को जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरी थी और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका ने और यूरोपियन बड़े जो देश थे उन्होंने ये कहा था कि भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी,
और जो नेटो है उसका और एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यू करता रहा और करते करते आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ते बढ़ते आज की डेट में वहां पर 30 मेंबर हो गए 16 से। तो और वो कहाँ पे बढ़े हैं? रशिया की तरफ को बढ़े हैं। तो जब वो इधर की तरफ आ रहे हैं तो रशिया को ये लग रहा है कि उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। रूस कई बार फिनलैंड को ये बात साफ कर चुका है कि अगर फिनलैंड नाटो की तरफ गया तो फिर रूस के पास पावर रिस्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। रूस ने 15 अप्रैल को नाटो को चेतावनी दी थी कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर देगा। फिनलैंड को बर्बाद करने की धमकी तक दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन से जारी जंग की वजह से रूस भले ही फिनलैंड में अपनी फोर्स डिप्लॉय न कर सकता हो, लेकिन वो एयर और नेवल पेट्रोलिंग बढ़ा सकता है। पुतिन की सेना की ये पेट्रोलिंग एग्रेसिव भी हो सकती है, ताकि नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे फिनलैंड का वो डरा धमका सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच हाल ही में रूस ने कालिनिनग्राद में परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल से हमले का अभ्यास किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ये परमाणु अभ्यास रूस ने बाल्टिक सागर के पास कालिनिनग्राद में रूस के अहम सैन्य ठिकाने से किया, जिसने नाटो की भी चिंता को बढ़ा दिया है। आखिर कालिनिनग्राद की ऐसी क्या है कहानी जिससे अमेरिका समेत बाकी यूरोपीय देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं? रिपोर्ट देखिए। रूस के एक परीक्षण ने हर तरफ खलबली मचा दी है। रूस के परीक्षण को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। क्या यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर और भी देश हैं? क्या कालिनिनग्राद से रूस बनाएगा नया प्लान? दरअसल परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल के रूसी परीक्षण ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रूस ने ये परीक्षण किया है कालिनिनग्राद शहर की एक अपनी कहानी में। बाल्टिक सागर के पास कालिनिनग्राद में रूस के अहम सैन्य ठिकाने हैं। कालिनिनग्राद रूस के लिए सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि वहां परमाणु अभ्यास करके रूस ने अमेरिकी और नाटो देशों को चेतावनी दी है। अगर देखें तो कालिनिनग्राद में रूसी नेवी के बाल्टिक सागर बेड़े का हेडक्वार्टर है। कालिनिनग्राद नाटो के 2 सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, जिसके एक तरफ बाल्टिक सागर है। कालिनिनग्राद ओब्लास्ट का सबसे बड़ा शहर है। केवल कालिनिनग्राद ओब्लास्ट ही रूस का एकमात्र ऐसा इलाका है जिसका रूस से सीधा जमीनी संपर्क नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही कालिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नाटो की एंट्री से पिछले 2 दशक में यह इलाका रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपना काफी विस्तार किया है। कालिनिनग्राद जो है वो क्रोनिनबर्ग कहा जाता था। जर्मन टाउन था प्रशिया के टाइम पे, एम्पायर के टाइम पे। तो वहां पर जो है जब 1945-46 में ये पोट्सडम कॉन्फ्रेंस हुई, सारे लोगों को डिवाइड किया गया। उस वक्त स्टालिन, चर्चिल और ट्रूमैन वगैरह थे, तीनों उन्होंने डिसाइड किया। तो उसमें यह आया कि कालिनिनग्राद जो है वो सोवियत यूनियन के पास आ जाएगा, और तब से सोवियत यूनियन ने उसको अपने कब्जे में रखा है वहां। और कालिनिनग्राद जो है वो लिथुआनिया और पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये रशिया की टेरिटरी में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बाल्टिक सी के अंदर में है। तो वहां पे ये स्ट्रेटेजिकली इनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस मैप के जरिए देखिए कैसे नाटो रूस के काफी नजदीक पहुंच चुका है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी नाटो से जुड़ चुका है। इन देशों के नाटो और यूरोपियन यूनियन से जुड़ने से रूस का कालिनिनग्राद इलाका चारों ओर से नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से घिर गया है, और नाटो की इसी घेराबंदी को कमजोर करने के लिए कालिनिनग्राद रूस के लिए काफी अहम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कालिनिनग्राद में करीब 1 से 2 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। रूस ने सबसे पहले 2016 में यहाँ न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की थी। रूस कालिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। 500 किलोमीटर की रेंज वाले इस्कंदर मिसाइल की कालिनिनग्राद में तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप इस रूसी मिसाइल की जद में आ गया है। वहां से वो जरूर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो चूंकि छोटा सा एक एनक्लेव है वहाँ, एक्सक्लेव रादर,
तो उसको जो है वो काम आ सकता है स्ट्रेटेजिकली, लेकिन ये है कि वो अकेले खाली उससे बहुत बड़ा फायदा इस तरह से नहीं कहा जा सकता। हालांकि रशियन नेवल एसेट्स वहां पर काफी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कालिनिनग्राद ऐसी जगह है जिसके जरिए रूसी सेना युद्ध की स्थिति में नाटो और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकता है। कालिनिनग्राद के जरिए रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नाटो देशों की आवाजाही पर पूरी तरह लगाम लगा सकता है। माना जाता है कि भविष्य में नाटो के साथ युद्ध होने पर कालिनिनग्राद रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध कोई भी हो, वो तबाही और बर्बादी लेकर ही आता है। जंग के मैदान में आज तक जिसने भी कदम रखा है उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भी यही तस्वीरें नजर आ रही हैं। ना तो रूस के कदम रुक रहे हैं और ना ही यूक्रेन सरेंडर करने के लिए तैयार हो रहा है। यूक्रेन ने हालांकि दावा किया है कि अगस्त में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। रूस यूक्रेन जंग के करीब 80 दिन हो चुके हैं और अब भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। रूस के साथ जंग में यूक्रेन का करीब हर शहर बुरी तरह तबाह हो चुका है। उसके हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। वहीं इस युद्ध में रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। युद्ध कितना लंबा खींचेगा ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कोई भी नहीं जानता कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। इसकी भविष्यवाणी भी कोई नहीं कर सकता। युद्ध का परिणाम सिर्फ हमारे उन लोगों पर निर्भर नहीं करेगा जो अपना बहुत कुछ पहले ही दांव पर लगा चुके हैं। दुर्भाग्य से ये हमारे साझेदार देशों, यूरोपीय देशों और स्वतंत्र दुनिया पर भी निर्भर करेगा। आज दुनिया के कई देश इस युद्ध को खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि यूक्रेन ये दावा जरूर कर रहा है कि इस साल के आखिर तक रूस जंग हार जाएगा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ मेजर जनरल किरिलो बुडानोव ने दावा करते हुए कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी है और इस साल के अंत तक रूस जंग हार जाएगा। अगस्त में इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने यूक्रेन को शुरू से ही रूस अपने पाले में करने की कोशिशें करता आया है। हालांकि यूक्रेन रूसी प्रभुत्व से खुद को बचाए रखने के लिए पश्चिमी देशों की ओर झुका रहा। दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यूक्रेन की ये कोशिश रूस को नागवार गुजरी और पुतिन की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन पर रूस का अटैक अब भी जारी है। यूक्रेनी कमांडर के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन पर 10 से 14 क्रूज मिसाइल फायर करता है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि यूक्रेन अब युद्ध के और लंबे चरण में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन ने रूस को अपने टारगेट्स पर हमला करने से रोका है और मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने के लिए मजबूर किया है। हमें जंग जीतने के लिए सावधानी से योजना बनानी चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए, अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि दुश्मन आखिर में हमारे सामने खड़ा न हो सके। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएगी। रूस का अपना तर्क है, वहीं यूक्रेन की अपनी दलील। दोनों के तर्कों और दलीलों के बीच बेचारी जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।